दोस्तों, बोस्निया के मुतालिक अगर दिलचस्प हकाइक की बात की जाए तो इस मुल्क की करेंसी, जिसे मार्क और मार्का भी कहा जाता है, इस मुल्क के अलावा दूसरे किसी भी मुल्क से इस मुल्क की करेंसी नहीं मिल सकती है। यानी अगर आपको इस मुल्क में जाना है तो इसको इस मुल्क में जाकर ही करेंसी को एक्सचेंज करवाना होगा और वापसी से पहले अपनी बाकी करेंसी को दोबारा डॉलर्स में तब्दील करवाना होगा, मगर ना आप दूसरे ममालिक से इस करेंसी को तब्दील नहीं करवा पाएंगे। बोस्निया में काफ़ी का इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा होता है। यही वजह है कि पर कैपिटा के हवाले से इस मुल्क का शुमार दुनिया में काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करने वाले ममालिक में 10वें नंबर पर किया जाता है। इस मुल्क को अगर आप दूसरा स्विट्ज़रलैंड कहें तो कोई गलत बात नहीं होगी। वहीं स्विट्ज़रलैंड वाले नज़ारे आपको इस मुल्क में बहुत सस्ते मिल जाएंगे। पाकिस्तानी और भारतीयों को इस मुल्क में जाने से पहले इस मुल्क के वीज़े की ज़रूरत होती है। पाकिस्तानियों को इस मुल्क का वीज़ा इस्लामाबाद में मौजूद बोस्निया की एम्बेसी से आसानी से मिल जाता है, जबकि भारतीयों को नई दिल्ली में मौजूद बोस्निया की एम्बेसी से वीज़ा लेना पड़ता है। दोस्तों, बोस्निया और हर्ज़ेगोविना 51,209 मुरब्बा किलोमीटर रकबे के साथ आज दुनिया का 125वां बड़ा मुल्क माना जाता है। आज़ादी के वक़्त इस मुल्क की आबादी 43 लाख से ज़ायद थी। जंग के दौरान लाखों लोग मारे गए और लाखों लोगों ने हिजरत कर ली। आज इस मुल्क की आबादी 35,11,000 अफराद पर मुश्तमिल है और इस मुल्क का शुमार दुनिया में आबादी के हवाले से 132वें नंबर पर बड़े मुल्क के तौर पर किया जाता है। मुल्क की करेंसी को कन्वर्टेबल मार्क कहा जाता है। इनका एक मार्क पाकिस्तानी 88.55 रुपयों जबकि 39.94 इंडियन रुपयों के बराबर है। प्लस 397 इस मुल्क का कंट्री कोड है और BA इस मुल्क का डोमेन नेम माना जाता है। ये मुल्क पाकिस्तान से 4,737 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है। पाकिस्तान से बोस्निया में कोई भी डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं जाती, लिहाजा आपको इस मुल्क में जाने से पहले UAE, तुर्की, कतर जैसे ममालिक में ले ओवर करना पड़ता है। औसतन पाकिस्तान से बोस्निया आने जाने की टिकट 80,000 से लेकर 1 लाख के दरमियान में रहती है। पाकिस्तान बोस्निया से वक़्त के लिहाज से 3 घंटे आगे है। एक सरसब्ज और पहाड़ी इलाका होने की वजह से यहाँ सर्दियों में मौसम बहुत ठंडा हो जाता है। मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर इस मुल्क में सैर के लिए सबसे बेहतरीन माह तस्वुर किए जाते हैं। दोस्तों, बोस्निया का शुमार यूरोप के सबसे सस्ते ममालिक में होता है। बोस्निया में खाने का खर्चा औसतन 200 से 300 तक आता है। हलाल फूड मुल्क में हर जगह दस्तयाब होता है। रहाइश के लिए आपको कमरा 1,000 से 2,000 के दरमियान आसानी से मिल जाता है, जबकि यूरोप के दूसरे बेशतर ममालिक में एक रात के लिए कमरा 3 से 4,000 के लिए भी मुश्किल दस्तयाब होता है। एक मज़े की बात यह है कि अगर आप वहाँ के मकामी लोगों से थोड़ा खुलकर बात करें और उन्हें बतलाएं कि आप पाकिस्तान से हैं, तो वो लोग आपको अपने घरों में ले जाएंगे, जहां आपकी खूब मेहमान नवाजी भी की जाएगी। इस अमल से दोस्ती भी बढ़ती है और एक दूसरे को जानने का अच्छे से मौका भी मिलता है। दोस्तों, बोस्नियाई वार में इस मुल्क की फी कस आमदनी $300 थी, लेकिन हर आने वाले साल में इस मुल्क ने तरक्की की और आज फी कस मजमूई आमदनी $6,000 पर पहुंच चुकी है। बोस्निया का शुमार सियाहत के शोबे में तरक्की करने के हवाले से दुनिया के तीसरे बड़े मुल्क के तौर पर होता है। 2010 में इस मुल्क में सियाहों की तादाद 6,56,000 अफराद थी। 2018 में ये तादाद 19 लाख को पहुंच चुकी थी। इस मुल्क में आज़ादी से पहले लूहे स्टील की सनत उरूज पर थी, मगर इसमें होने वाली इस खाना जंगी ने इस सनत को मुकम्मल तबाह बर्बाद करके रख दिया। आज इस मुल्क में लोहे स्टील की सनतें दोबारा अपना मुकाम हासिल कर रही हैं। सोने के बेशुमार ज़खायर इस मुल्क में मौजूद हैं, जो मुल्क की मईशत को सहारा देने का एक बेहतरीन जरिया है। ये मुल्क लकड़ी और लकड़ी से बना हुआ फर्नीचर, गाड़ियों की सीटें, बिजली और एल्यूमिनियम की फरोख्त से हर साल अरबों डॉलर कमा रहा है। बोस्नियन, सर्बियन और क्रोशियन इस मुल्क की 3 सरकारी ज़बानें हैं। मुल्क में अगर मज़ाहब की बात की जाए तो कुल आबादी के 52% लोग मुसलमान हैं। यूं इस्लाम इस मुल्क का सबसे बड़ा मजहब है। 30% लोग मसीही, जबकि 15% आबादी मसीही कैथोलिक,
پیروکار کی ہے۔ باقی آبادی دیگر مذاہب اور ان افراد پر مشتمل ہے جن کا کسی بھی دین و مذہب سے تعلق نہیں ہوتا۔ سراجیوو اس ملک کا سب سے بڑا شہر اور دارالحکومت ہونے کا اعزاز رکھتا ہے۔ اس ملک کی ترکوں کے دور حکومت میں سن 1461 میں بنیاد رکھی گئی تھی۔ 141 مربع کلومیٹر پھیلے ہوئے اس شہر میں آج 4.5 لاکھ افراد رہائش پذیر ہیں۔ اس شہر کی بنیاد سلطنت عثمانیہ کے 7ویں سلطان محمد ثانی نے رکھی تھی۔ انہوں نے اس علاقے کو فتح کرنے کے بعد یہاں ایک قلعہ تعمیر کروایا اور اسے بوسنا کا نام دیا۔ قلعے کے ساتھ آبادی کا بساؤ ہونے لگا تو یہ علاقہ بوسنا سرائے مشہور ہونے لگا۔ اس شہر کا نام لکھتے ہوئے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے یہ سراجیوو ہے۔ دوستو، بوسنیا سے متعلق ہمارے یوٹیوب چینل پر پہلے سے ایک شارٹ ویڈیو موجود ہے جس میں آپ احباب نے بوسنیا کے ویزے سے متعلق سوالات کیے تھے۔ ہم امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ویڈیو دیکھنے کے بعد مکمل معلومات مل گئی ہوگی۔ اگر ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کرتے ہوئے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا اور ہمارے یوٹیوب چینل خیبر اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر دیجیے گا تاکہ ہم ایسے ہی آپ کے لیے مزید معلومات سے بھرپور ویڈیوز بناتے رہیں۔ تب تک دیجیے گا ہمیں اجازت۔